इंडस्ट्रीज पे बात। एक और हम स्पेशल गेस्ट आपके साथ जोड़ेंगे जल्दी ही। नीलेश शाह, कोटक एमसी के, वो मार्केट के मैक्रोज को भी अच्छी तरह ट्रैक करते हैं। इलेक्शंस, जितने भी एलिमेंट्स बाजार को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करते हैं, हर जगह पे उनकी नज़र होती है। उनको भी हम लाएंगे जल्दी ही, क्योंकि जो भी कहिए आप, 5 में से 4 राज्यों में नीलेश शाह बस कुछ ही मिनटों में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं ये कह रहा था कि 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी की विन हुई और मार्जिन बहुत ज़्यादा था। स्ट्रीट में ये फैक्टर्ड इन नहीं था। भले ही ऑफकोर्स इस समय ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वे कर रहे हैं ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में, लेकिन आप इस बात को नहीं हटा सकते कि ये धीरे धीरे जैसे ही ग्लोबल क्यूज़ नॉर्मलाइज होंगे, बाजार ये समझने लगेगा कि ये विन 2024 के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। राइट, चलिए नीलेश शाह के पास चलते हैं बात करने के लिए कि किस तरह से चीज़ों को वो देख रहे हैं। नीलेश भाई, अगर आप ये बता सकें कि इलेक्शंस, मार्केट्स, मैक्रोज इस समय किस तरह से एलिमेंट साथ में बैठ रहे हैं। श्योरली ग्लोबल क्यूज का रोल ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं हटा सकते आप पॉइंट कि बाजार की उम्मीद से बेटर थे इलेक्शन के आउटकम। मार्केट ने कुछ इस तरह के नतीजे एक्सपेक्ट किए हुए थे, और जब चीजें मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अनुसार होती है तो मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होती है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मार्केट इस नतीजों के पीछे के जो कारण है उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। हमने कई सालों से देखा है कि चुनाव कास्ट, रिलीजन ऐसे मुद्दे पे लड़ा जाता है। अब की बार चुनाव ग्रोथ, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर भी लड़ा गया है। और ऐसा लग रहा है कि अब की बार जो चुनाव लड़ेंगे भविष्य में, वह कास्ट और रिलीजन पे कम और ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ज्यादा लड़े जाएंगे। और उस वजह से मार्केट को उम्मीद है कि अब सरकारें ग्रोथ ओरिएंटेड आएगी, इकोनॉमी को बढ़ावा देगी। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी का मैसेज इस चुनाव के नतीजों ने दिया है। ये सारी चीजें मार्केट को, सेंटिमेंट को पॉजिटिवली सपोर्ट करेगी। All right. Morning, Nilesh. Pleasure to have you on Swadesh. आपसे समझना चाहेंगे कि आप किस तरह से रीडिंग रख रहे हैं, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं सर पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को। क्या लग रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक एक्सटेंडेड चल रहा है, बातचीत कल भी जो एक मीटिंग हुई वो बेनतीजा रही। ऐसे में इंडिया को कितना पेन यहाँ से और सहना पड़ सकता है? यूक्रेन और रशिया दोनों को मिला के ग्लोबल ट्रेड शेयर देखे तो वो 2% से कम है। लेकिन कुछ कमोडिटीज, ऑयल एंड गैस, पैलेडियम, निकल, व्हीट, इनमें उनकी मार्केट शेयर 10% से ज्यादा है। और उस वजह से जब रशिया यूक्रेन में जंग छिड़ी है तो ये जो कमोडिटीज है उनके ऊपर सप्लाई डिसरप्शन की आशंका है, और उस वजह से उनके दाम में बढ़ोतरी हुई है। हमें न यूक्रेन से न रशिया से डायरेक्ट लेना देना है। उनके साथ ट्रेड में जो डिस्टरबेंस होगी उसे हम बड़ी आसानी से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन हमारा राहु काल जो है कुंडली में, वह ऑयल प्राइस से लिंक्ड है। ऑयल के दाम ऊपर, राहु काल शुरू, ऑयल के दाम नीचे, राहु काल खत्म। अगर ऑयल के दाम 10% बढ़ते हैं तो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट 30 बेसिस पॉइंट से वाइडन होती है, महंगाई का दर 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ता है, और ग्रोथ 20 बेसिस पॉइंट से कम होती है। ये रशिया यूक्रेन की वजह से जो ऑयल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में पहुंचे हैं, उसकी इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी को झेलनी पड़ेगी। पहले के सामने हम उस इम्पैक्ट को झेलने में, उस पेन को बेयर करने में केपेबल है, बट फिर भी पेन तो होगा। ऑयल के दाम अगर इस लेवल पे रहते हैं तकरीबन $125 के आसपास, तो सालाना हमें 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। वो पैसा आपकी जेब से, सरकार की जेब से या कॉर्पोरेट इंडिया की जेब से बाहर की दुनिया में जाएगा। और इसलिए हमें रशिया यूक्रेन जो जंग छिड़ी है उसमें इंटरेस्ट है। मेरे हिसाब से एक बात तय है कि वॉर
खत्म होने के बाद मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, बट जब वॉर चलती है तब उसका आउटकम क्या होगा, उसके नतीजे क्या होंगे, ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। इट्स अ प्लेजर टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विथ यू। अब एक चीज़ तो हम प्राउडली कह सकते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स कैटेगरी में भारत जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा भी रहा है, लेकिन फिलहाल जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं, रशिया यूक्रेन के कंसर्न चल रहे हैं, क्या एक ग्लोबल टर्मोइल के तौर पर ये साबित होते हुए दिखेंगे और इंडियन मार्केट्स जो कि फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को समझते हुए? हम जब वैल्यूएशन को देखते हैं तो हम अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन और अपने निवेश की अवधि दोनों को संतुलित रखते हैं। जब मार्केट सस्ता हो जाता है, जैसे मार्च अप्रैल मई या जून जुलाई अगस्त 2020 में था, तब हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, हम लालची हो जाते हैं रिटर्न्स के लिए और हमारी निवेश की अवधि भी थोड़ी कम हो जाती है। उस समय हम निवेशक को भी ये सलाह देते हैं कि अब आप इक्विटी में ओवरवेट हो जाइए, अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार अलोकेशन बढ़ाइए इक्विटी में। जब अक्टूबर 21 जैसा समय आ जाता है तब हम अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर देते हैं, अपने निवेश की अवधि को लंबा कर देते हैं और अपने निवेशकों को सलाह देते हैं कि भैया अब रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम करिए, आपकी निवेश की अवधि को बड़ा लंबा बनाइए। Right, all right, Neeraj bhai, thanks very much for your time. In fact,